अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को और आज का जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचुरल साइंस। जहां छोटा सा एक सजेशन है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th मैथमेटिक्स फुल बुक, 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। तो आप उस पर क्लिक करके सीक्वेंस में प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ताकि सारे टॉपिक अच्छे से समझ आएँ, क्योंकि ये भी टॉपिक काफ़ी रिलेट करता है नेचुरल सिस्टम्स के साथ जो कि प्लेलिस्ट में ऐड है लेक्चर। एंड आई होप सो कि आपने वो मिस नहीं किया। अगर मिस किया है सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि पहले आप वो सारे लेक्चर्स देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। टॉपिक पे आते हैं, नेचुरल साइंस क्या है। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइंस दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल साइंस, एक होती है डिज़ाइन साइंस। तो नेचुरल साइंस पे हमने डिटेल से डिस्कशन की थी, छोटी सी करके थी डिटेल से, लेकिन थोड़ा छोटा किया था उसको। अब थोड़ा और वास्टली करके समझते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो बातें लिखी हैं उसी पे मैं वर्क करता हूँ। नेचुरल साइंस क्या करती है? टू अनकवर। अनकवर का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ पैक है एंड यू वांट टू ओपन इट, सो यू एक्चुअली वांट टू अनकवर इट। अब मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे हैं। जैसे अक्सर यूट्यूबर्स हैं जो काम ही ये करते हैं, क्या करते हैं? अनबॉक्सिंग। सो अनबॉक्सिंग इज एक्चुअली अनकवरिंग, दैट इज अ सिमिलर थिंग। ठीक है, टू अनकवर ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी। वाओ, एक साइंस पूरी बना दी गई है जो कुदरत की चीज़ों में छुपे हुए राजों को अनकवर कर रही है ताकि हमें पता चल जाए कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। ऑब्जेक्टिव यानी उन्हें क्यों पैदा किया, उनका मकसद क्या है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है मकसद, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सूरज को पैदा किया, उसकी एक वजह है, उसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। लिटरली टेलिंग यू, सोलर सिस्टम एक इतनी गहरी खाई है जिसको समझते समझते दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उसके गुण, उसकी ताकत, उसके फ़ायदे हम नहीं कभी भी समझ पाएंगे। ह्यूमैनिटी, इंसानियत शुरू से ही इंतहाई फ़ायदा उठाती आ रही है सूरज का और क़यामत तक उठाती रहेगी। स्टार्टिंग हुई थी गंदम के दानों के, फसलों के पकने से, और आज सोलर सिस्टम तक हम पहुंच चुके हैं। सोलर प्लेट्स वगैरह आ चुकी हैं जिनसे हम बिजली पैदा कर रहे हैं और ये रेस कभी नहीं ख़त्म होने वाली, ये बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही वाटर है, जब पानी स्टार्टिंग पे मिला तो सिर्फ पानी की एक पीने की एक मिनरल था कि पीने के लिए इंसान को पानी चाहिए। आज टरबाइंस चलती हैं उससे, समुद्र का पूरा सिस्टम चल रहा है, हम बहरी जहाज़ बना चुके हैं जिस पे शिप्स बन, बहुत कुछ चल रहा है। तो कुदरत को हमने साइंस एक बना दी, नेचुरल साइंस, जिसने कुदरत को सीखा, कुदरत को समझा, उसके अंदर छुपे राजों को अनकवर किया कि इससे और क्या किया जा सकता है। जब माइंस मिली थी, साल्ट माइंस मिल गई, नमक की कानें मिल गई, तो क्या किया गया? उन्हें खोद के नमक निकाला गया और ह्यूमन्स तक नमक पहुंचाया गया। तो पता चला इससे कितने मिनरल्स मिलते हैं ह्यूमन को, वगैरह वगैरह। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं कि कुदरत में छुपी जितनी चीज़ें हैं उनको हम अनकवर करने में लगे रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ख़जाना है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। So the main objective of natural science field is actually to uncover objectivity and functionality of the nature। ये लाइन पक्की याद कर लीजिएगा, बेशक लिख भी लीजिएगा जो मैंने अभी बोल दिया। The field natural science is actually make or develop to uncover the objectivity and functionality of the nature। कुदरत के जितने भी कमाल के ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस हैं उनको हम अनकवर करने की कोशिश में लगे हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने कहा कि कुदरत क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव क्या चीज़ होती है? उस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव कहते हैं जिसको बयान करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो लेकिन उसकी वजाहत करनी भी ज़रूरी हो। मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई केस है, आप कहेंगे सर मुझे पता है इसको सॉल्व कैसे करना है पर मुझे समझाना नहीं आ रहा। अब आप उसको समझाएंगे तो ही समझ आएगा। सो दैट समझाना, वजाहत करना, एक्सप्लेन करना। नेचर इज़ एक्सप्लेनेटिव। अगर आप देखें तो वो सिग्नल्स दे रही है। कुरान पाक में भी आता है, हमने निशानियाँ छोड़ी हैं कुरान पाक में समझने वालों के लिए। तो कुरान पाक भी डिस्क्रिप्टिव है, समझाना चाह रहा है। अगर आप समझना चाहो तो आप उसमें डीपली घुसना चाहो, उसकी डेप्थ में घुसो, उसको समझने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा समझो कि यार ये बात पकड़ में नहीं आ रही, मुझे और समझना है और सीखना है। तो ऐसी चीज़ों को हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं जिन्हें सीखने में कमी कोई ना छूटे और इसकी और एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अब क्या ये एंड हो गया? नहीं, इसकी और एक्सप्लेनेशन अभी हो सकती है, इसका और कोई यूजेज अभी और हो सकता है जो अभी हमें नहीं पता। अगर मैं 100 साल पहले चला जाऊँ और किसी आदमी को कहूँ कि सोलर प्लेट्स ईजाद होंगी जो सूरज की किरणों को, ताकत को जमा करके बिजली पैदा करेंगे, वो कहेगा मजाक करते हो भाई, ऐसा थोड़ी होता है, छोड़ आइए, इस तरह की बात की जाएगी। लेकिन आज हमें पता है क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव, हम लगे रहे एक्सप्लेनेशन में। सो नेचर क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट फॉलो एम्पिरिकल साइकिल। बड़ी प्यारी लाइन है, बुक में लिखी है। साइंटिस्ट ने एक साइकिल बना दिया कि यार कुदरत के लिए ना एक काम करते हैं, एक साइकिल बना देते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्रोसेस है। इनफाइनाइट प्रोसेस कभी ना ख़त्म होने वाला। तो हम ना एक प्रोसेस बना देते हैं जिससे हम जो सिस्टम्स बनाते जाएंगे ना, उनकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी और नए भी ढूंढने में आसानी होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम रख दिया एम्पिरिकल साइकिल। ये एक सिस्टम का नाम है एम्पिरिकल साइकिल, एक प्रोसेस का नाम है। उन्होंने कहा एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जिससे हम जो पहले चीज़ें बनी हैं उनकी इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी, और जो अभी हमें दुनिया में नहीं मिली, जिसकी खोज में हम लगे हैं, उनको ढूंढने में हमें आसानी होती चली जाएगी। उस सिस्टम की थोड़ी बात कर लेते हैं डिटेल से थोड़ी सी। ओके, सबसे पहले इसकी स्टेजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, तजुर्बा करना, समझना चीज़ों को, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से और क्या चीज़ निकल सकती है। जैसे वो जब जंगल में गए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार यहाँ की तो एयर बहुत अच्छी है, यहाँ के जो दरख्त हैं ये बहुत सारे कामों में आ सकते हैं। अमेरिका का मैक्सिमम फर्नीचर फॉरेस्ट से बनता है। तो उनके माइंड में ऑब्जर्वेशन ऐसे ही आई। जब समुद्र में गए तो उन्होंने देखा कि इसको तो जो फिशेस हैं वो बड़ा काम आ सकती हैं, क्योंकि जितना फूड सी फूड है, समुद्र का जो फूड है फिशेस वगैरह, वो तो इनफाइनाइट है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला, क्योंकि वो इतना ज़्यादा है कि उसको कभी मतलब समझा ही नहीं जा सकता कि उसकी लिमिट क्या है। इट्स इनफाइनाइट। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल देता हूँ रियल वाली। एक बार थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बात, लेकिन समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं, मेरे चाचू और मेरे कज़न वगैरह हम लोग एक जगह मौजूद थे। हम एक प्लॉट देख कर आए। हमने कहा यहाँ पे मकान बना लेते हैं, बड़ा सस्ता मिल रहा है प्लॉट, जगह भी बड़ी अच्छी है, यहाँ प्लॉट ले लेते हैं और मकान बनाते हैं। हमने बाबा को बुलाया और बाबा को कहा कि ये हमने जगह सेलेक्ट की है बड़ी प्यारी। अब हम हीरो बन रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी जगह सेलेक्ट कर ली, हमने तो कमाल दिखा दिया, पसंद आएगा। क्या हुआ, बाबा आए, उन्होंने ज़मीन पे ऐसे हाथ लगाया, थोड़ा सा इधर उधर घूमे, उसके आसपास खेत थे। कहते यहाँ नहीं मकान बनाना। तो हमें और चाचू, हम कज़न वगैरह आपस में कि यार हमने तो कमाल अच्छी रेट के अंदर अच्छी जगह ढूंढी है, बाबा क्यों मना कर रहे हैं। तो हमने कहा कि क्यों नहीं बनाना। तो उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है ना, ये खेती बाड़ी के लिए है ज़्यादातर, और इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, इसके बहुत ही करीब थोड़ा सा खोदोगे तो पानी निकल आएगा, ये बहुत नीचे है ज़मीन। इन शॉर्ट ये कि वो बैलेंस करने के लिए, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए वो ज़मीन ठीक नहीं थी। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये नॉलेज से आनी थी, और हम जज नहीं कर सकते दैट ऑब्जर्वेशन। समझ रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, कि नॉलेज पे डिपेंड करती है। जो डॉक्टर आपको ऐसे कहता है कि अच्छा ज़रा हैंड पकड़ाओ, आप ऐसे हाथ दिखा देते हुए चेक कर रहे हैं, आपकी वेन कितनी दफ़ा पल्प कर रही है, वैसे काउंट करके बता देते हैं ये प्रॉब्लम है, मुंह खोलो, ज़्यादा मुंह खोलो, तो वो सब जो चेकिंग हो रही है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन किस पे बेस करती है, नॉलेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फिर वो अपनी राय देना शुरू कर देते हैं कि मेरे ख्याल से ये करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्योरी। और उस थ्योरी को हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। थ्योरी देने का मतलब होता है हाइपोथेसिस करना। जैसे कोरोना आया था तो हर डॉक्टर ने, हर साइंटिस्ट ने, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के बंदे ने, जितने भी लाइव लोग थे दुनिया में, बायोलॉजिस्ट, जितने भी लोग हैं, सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इस वायरस को ख़त्म नहीं कर पा रहे तो कम से कम रोक तो सकें, जो ह्यूमंस मर रहे हैं उनका मरना लेट तो कर सकें, ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए कि उस टाइम हमने रिकवर कर सकें। उनके वाइट ब्लड सेल्स, जैसे डेंगू आया था तब भी ये इशू आया था कि वाइट ब्लड सेल्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं, वाइट सेल्स ख़त्म हो रहे हैं, ये ख़त्म हो रहा है, वो इम्यून सिस्टम वीक होता चला जा रहा है। तो फ्री रेडिकल्स को मारने के लिए जो इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है वो नहीं हो पा रहा। वो सारा कुछ करने के लिए ऑब्जर्वेशन के बाद हमने हाइपोथेसिस किए कि हमने कहा गर्म पानी पिलाएं, जैसे फ्लू होता है तो हम अक्सर कहते हैं भाप लो, वो कैसे पता, हमने तजर्बे किए हैं उसके बाद। हाइपोथेसिस थ्योरीज हैं, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। जब उसने कहा तो हमने उसको क्या किया, करके देखा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तजुर्बा किया। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने थ्योरीज दी, हाइपोथेसिस किया कि मेरे ख्याल से ऐसे होगा, फिर पैनल बैठा, सब ने मिलकर डिस्कशन की, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। उन हाइपोथेसिस से कुछ रिजल्ट्स निकले, उन रिजल्ट्स के ऊपर हमने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स। जब एक्सपेरिमेंट किए तो उससे रिजल्ट क्या निकला कि कुछ हाइपोथेसिस ठीक थे, कुछ हाइपोथेसिस बिल्कुल गलत थे, कुछ में मीडियम रिजल्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ जिनका सही रिजल्ट नहीं कर रहा है उनसे ये बात पता लग रही कि इसके ऊपर और रिसर्च करो, अब और वर्क करो। वो किसने बताया, एक्सपेरिमेंट ने। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमने किया वो थे एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है कि इन सारे थ्योरीज के मुताबिक, इन सारे हाइपोथेसिस के मुताबिक एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि ये वाला हाइपोथेसिस सही है, ये वाला हाइपोथेसिस सही नहीं है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस रिपोर्ट दी जाती है कि ये वाली थ्योरी थी, इस पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये रिजल्ट निकला, रिजल्ट सही निकला कि गलत निकला। दैट रिपोर्ट actually shows us what is the result and that is done by analysis। अब एनालिसिस के बाद कंक्लूजन आती है, नतीजा। कंक्लूजन का मतलब ही होता है नतीजा, रिजल्ट। जैसे मूवी या सॉन्ग या कोई भी हम तहरीर पढ़ते हैं तो उसकी कोई मकसद है, कोई वजह है, तो हम एंड पे कहते हैं, जैसे कोई बचपन में कहानी सुनते थे तो हम कहते थे अच्छा नतीजा क्या हुआ,
लालच बुरी बला है, दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन। ठीक है, जिसका काम उसी को साजे, ये हमने लाइनें याद की हुई मुहावरतन, कहानियाँ पढ़ी हैं बचपन में, तो वो कंक्लूजन होती थी। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद हमें कंक्लूजन क्या मिली? क्या हमने जो ऑब्जर्वेशन की, हमने जो थ्योरीज दी, हाइपोथेसिस की, हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो हमारी रिपोर्ट आई, उनसे रिजल्ट क्या निकल रहा है कि हम ये करें कि ना करें? कंक्लूजन क्या निकली? जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने फ्लू की बात की, उसी को पकड़ लेते हैं कि फ्लू जब होता था 1917 की बात करूँ तो लोग मर जाते थे, ठीक नहीं हो पाते थे। सॉरी, इसी भी बात नहीं, अब रिसर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। टीबी जब जिन्ना साहब को हुआ, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी डेथ हो गई टीबी से। आज टीबी का इलाज मौजूद है। जोंडस यरकान जब लोगों को होता था उनकी डेथ हो जाती थी, लेकिन अब यरकान का इलाज मौजूद है। तो वो कैसे निकला? ऐसे निकला, हमने चीज़ों को स्टडी किया, उनके ऊपर पूरे प्रोसेसेस किए, एम्पिरिकल साइकिल को कंटिन्यू रखा। अच्छा, अब ये ना समझिएगा कि कंक्लूजन निकलने के बाद ये रिजल्ट रुक जाता है। अगर आप गौर करो तो यहाँ एंड नहीं हो रहा, फिर से साइकिल शुरू हो रहा है। या एक चीज़ बन गई है, उसका रिजल्ट आ चुका है, उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए हेल्प हो रही है, लेकिन अब फिर से शुरू हो जाओ, क्या इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल सही, और नए तरीके भी ढूंढते रहो। इसीलिए इतनी तरीके निकल आए, इतनी इजादें हो चुकी हैं कि एक बीमारी को, अब एक बीमारी का इलाज करने के 10-10 इलाज हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन नहीं है, ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। जैसे गर्मी लग रही, पंखा चला लो, ज़्यादा गर्मी लग रही, कूलर चला लो, उससे भी ज़्यादा गर्मी लग रही, एयर कंडीशनर में जाके बैठ गए। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस लेवल की है, उस सबका सोल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि उस सोल्यूशन को हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप कह दें कि अच्छा तुम्हें बीपी का इशू आ रहा है, तुम ऐसा करो, तुम ना जॉगिंग शुरू कर दो। हो सकता है उसके घुटनों में भी दर्द होती हो, तो उसके लिए सोल्यूशन डिफरेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल किसी को शुगर का इशू है, तो आप उसे ये कह देते हैं तो तुम चीनी कम कर दो। उसने चीनी तो कम कर दी है कि शुगर का इशू है यार, मैं शुगर कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से उसका ग्लूकोज लेवल भी गिर रहा है, उसकी बॉडी और वीक होती जा रही है दिन ब दिन। तो हमें कई दफ़ा एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस चाहिए होती हैं सेम प्रॉब्लम के लिए, एंड दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। सॉरी, बात सिर्फ इतनी थी बताने वाली कि ये एक एम्पिरिकल साइकिल है जो साइंटिस्ट ने बनाया है नेचुरल सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए और नेचुरल सिस्टम को समझने के लिए कि यार ये कैसे चल रहा है, और ये खोज क़यामत तक चलती रहेगी। आई होप सो मैंने कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर दी होगी नॉलेज को समझने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।